आज का पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। पहला है कि वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए। उसका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार और मतदान खुले मतपत्र के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के रूप में किसी भी व्यक्ति को कितनी ही बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है और राष्ट्रपति को पद की शपथ उपराष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है, कि कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि राष्ट्रपति के रूप में किसी भी व्यक्ति को कितनी ही बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। अगर बात करें कि राष्ट्रपति के पद के निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कुछ योग्यताएं पूरी करनी होती हैं, जैसे कि वह भारत का जो है भारत का वह नागरिक हो, ठीक है, कि वह भारत का जो है नागरिक हो, उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष पूरी कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित रहने की योग्यता रखता हो और वह लाभ के पद पर नहीं हो, यानी कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वो काम ना करता हो। अगर ऐसा है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के योग्य नहीं है। संघ के वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ के मंत्री जो होते हैं वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत के अनुसार जो है वो खुले मतपत्र के द्वारा नहीं बल्कि गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इसलिए बी ऑप्शन जो है वो गलत है। पहला इसलिए गलत है कि वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने की योग्यता न रखता हो बल्कि वह लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो पहला और दूसरा मतलब ए और बी गलत हो गए। चौथा जो है राष्ट्रपति को शपथ जो है वो भारत का उपराष्ट्रपति नहीं भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। या फिर अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे ज्येष्ठ न्यायाधीश होगा, ज्येष्ठतम न्यायाधीश जो होगा वह शपथ दिलाएगा, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं दिलाएगा, ठीक है। इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन जो है वो सही है, मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा या फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल के द्वारा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा। चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा ही वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है जारी किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है, ठीक है, जिसमें यह बताया जाता है कि राज्य सरकारें या सरकार जनता को कितनी मदद करते हैं ये गिविंग इंडेक्स बताता है। और गिविंग इंडेक्स जो है वो चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है और यह 10 सालों में एक बार किया जाता है। अगला प्रश्न है राज्य के मुख्य सचिव के संदर्भ में विचार कीजिए कि राज्य के मुख्य सचिव के बारे में कि वह मंत्रिमंडल के सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है और उसका 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक उसे पद से नहीं हटाया जा सकता।
तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। केवल पहला कथन जो है सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को विभाग के कार्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। मुख्य सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री की कार्यकारी कार्रवाई के द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है और वह राज्य के राज्यपाल के नाम पर अपनी कार्यवाही करता है। मुख्य सचिव का पद जो है वो राज्य की लोक सेवाओं में सबसे वरिष्ठतम पद होता है, इसलिए वह मंत्रिमंडल के सभी मामलों में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाह के रूप में कार्य करता है, इसलिए पहला कथन जो है सही है। इस पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि मुख्य सचिव के पद को कार्यकाल प्रणाली के तहत संचालन से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए 2 वर्ष की कोई पाबंदी उसमें नहीं है। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 18 में निम्नलिखित प्रावधानों में कौन से स्थापित किए गए हैं? जो भाग 18 जो है संविधान का जो है भाग 18, जो संविधान का भाग 18 है वो आपात उपबंध उसमें दिए गए हैं। आपात उपबंध जो हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। तो इसमें यह है कि राष्ट्रीय जो कौन से स्थापित किए गए हैं 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा, कि पहला है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को प्रवर्त बनाए रखने के लिए उसका संसदीय अनुमोदन, और तीसरा है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के लिए एक आधार के रूप में सशस्त्र विद्रोह। तो अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान दिए गए हैं। इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में जो आपातकाल लगाया था वह सर्वाधिक विवादों से घिरा हुआ आपातकाल सिद्ध हुआ। उस आपातकाल की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था और शाह आयोग ने आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायोचित नहीं ठहराया। इसलिए आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग करने के लिए और उनको मजबूत करने के लिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए और उनको सुरक्षा उपायों को संविधान में शामिल किया गया। और ये जो प्रावधान शामिल किए गए थे वो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा शामिल किए गए, जिसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के किसी भाग को जब सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तो इसे बाह्य आपातकाल कहते हैं, और जब इसकी उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तो इसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। भाग 8 में 44वें संवैधानिक संशोधन में कई परिवर्तन किए गए। जैसे पहला परिवर्तन ये था कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रिप्लेस किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा को अनिवार्य बनाया गया। आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसदीय अनुमोदन को 1 माह की अवधि निर्धारित की गई और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा आवधिक अनुमोदन का प्रावधान किया गया। इसका अर्थ यह कि यदि संसद के दोनों सदन इसे अनुमोदित कर देते हैं तो आपातकाल की उद्घोषणा 6 महीने तक प्रवर्त रहेगी, लागू रहेगी, और प्रत्येक 6 माह के लिए संसद से इसे अनुमोदन करके अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और लोकसभा जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकती है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में
मूल अधिकारों के लिए भी सुरक्षा के उपाय किए। इसलिए इसका कथन जो है ए ऑप्शन जो है वो सही है। तो तीनों कथन जो हैं वो जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, या होते? पहला है प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 3। क्योंकि केंद्र सरकार ने संघ और राज्यों के मध्य व्यवस्थाओं की कामकाज की समीक्षा के लिए आरएस सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, जिसे सरकारिया आयोग कहते हैं। सरकारिया आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार परामर्श करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मंच की स्थापना की गई थी। इसी सिफारिश के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया। अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन जो है उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। जहां पर विधानसभा नहीं है वहां पर जो प्रशासक होते हैं या फिर राज्यपाल उपराज्यपाल होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री, जिन्हें प्रधानमंत्री मनोनीत करते हैं या उन्हें नॉमिनेट करते हैं। स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में कैबिनेट स्तर के 4 मंत्री, इन सभी से मिलकर जो है वो अंतरराज्यीय परिषद बनती है। यदि राष्ट्रपति को भी किसी भी समय ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोक हित की सिद्धि होगी तो ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है। परिषद की जो नियम है उसके अनुसार परिषद की बैठक जो है 1 वर्ष में, ठीक है, कम से कम 3 बार होनी अवश्य चाहिए। इसकी स्थापना जो है 1996 में परिषद के विचार के लिए रखी गई थी। परिषद की सहायता के लिए एक सचिवालय होता है जिसे अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय कहा जाता है। इस सचिवालय को 1991 में स्थापित किया गया था। इसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कटौती प्रस्ताव और कार्यवाही, नीति निर्मोदन कटौती प्रस्ताव, मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तो इनमें कौन से सुमेलित हैं ये बताना है। ठीक है, केवल 1 और 2, केवल 2, 1, 2, 3 या फिर 1 और 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1, 2, 3 तीनों जो हैं वो सही सुमेलित है। जो नीति निर्मोदन कटौती प्रस्ताव है यह मांग की नीति के प्रति असहमत व्यक्त करता है। इसमें यह कहा जाता है कि मांग की राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाए और सदस्य जो हैं किसी वैकल्पिक नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार की निंदा माना जाता है। इसलिए पहला कथन जो है सही सुमेलित है। दूसरा है मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। यह उस मितव्ययिता को व्यक्त करता है जो प्रस्तावित व्यय में बरती जा सकती थी। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित राशि तक कम किया जाए। इसलिए दूसरा कथन जो है
वो सही है। इसलिए इसका दूसरा कथन जो है वो सही है।